हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू है वो है पोस्टमार्टम बच्चे और मदर की डेथ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया है। कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं 8वें महीने 2005 से अपोनेंट को दिखा रहा था प्रेगनेंसी के लिए। 12वें महीने में जब मैं एडमिट हुआ, इन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद जो नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने नेक्स्ट डे कराई लगभग 2 बजे। थोड़ी देर बाद इन्होंने खबर दी कि बच्चा मर गया। जैसे इन्होंने खबर दी, मदर को भी दी, उसके बाद मदर शोक में चली गई। इन्होंने कोई ब्लड वगैरह का अरेंज नहीं किया हुआ था, ना ही कोई ढंग से एमरजेंसी को डील करने के लिए कोई फैसिलिटीज़ थी, ना ही कुछ इक्विपमेंट इनके पास प्रॉपर थे। बाद में मदरशिप शोक में गई, रिकवर नहीं की। इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी स्टार्ट किया, लेकिन उस पर बहुत टाइम लगाया। और इन्होंने ब्लड ग्रुप भी चेक नहीं किया हुआ था पहले, जिसके कारण ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में टाइम लगा। कोई भी डॉक्टर वैन में जब ये शिफ्ट करा रहे थे नहीं था, और इन्होंने बहुत ही नेग्लिजेंस की, अलग कार ले ली उन्होंने। और बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको फैब्रिकेट किया ताकि दिखा सके कि भाई हम पे कोई गलती नहीं की। और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की 95 लाख रुपीज़। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि हमने कभी भी कोई भी एश्योरेंस नहीं दी है पेशेंट को या उनके अटेंडेंट्स को। पेशेंट को एटोनिक पीपीएच हुआ जिसको हम मैनेज कर रहे थे, और वो इतना कैटास्ट्रोफिक हुआ कि बाद में पेशेंट की डेथ हो गई। इन्होंने पिछली डिलीवरी में भी कोई इनको प्रॉब्लम हुई थी। जो प्रॉब्लम इनको हुई उसके हमने बहुत बार कागज़ मांगे, वो कागज़ भी इन्होंने प्रॉपरली नहीं दिए। और जो पिछला इनका बच्चा था वो भी ऑटिस्टिक है, तो ये वाला जो बच्चा मरा है इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कंजेनिटल अनोमली हुई है जिसके कारण बच्चे को प्रॉब्लम हुई है। तो हमने बच्चे के लिए रिससिटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा, जब बच्चे को हमने डिलीवर किया वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन अवेलेबल था जो क्वालिफाइड है। उन्होंने जब देखा कि बच्चा बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, उन्होंने सब रिससिटेशन मेजर्स किए, बच्चे को ऑक्सीजन दी, उनको सीपीआर वगैरह किया, लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं बच पाया। फाइनली हमने बच्चे को लगभग 3:15 बजे के आसपास डिक्लेयर किया। हमने ये न्यूज़ मदर को नहीं दी, जस्ट बाहर ही दी थी। मदर को एटोनिक पीपीएच हुआ था। हमने इमीडिएटली उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए ब्लड बैंक में फ़ोन कर दिया था। विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही हमने देखा कोई यूट्रस में कोई रेमिनेंट प्लासेंटा का नहीं है, कोई सर्वाइकल टीयर नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने देखा यूट्रस एटोनिक पीपीएच में गया हुआ है। तो हमने जो भी हम कर सकते थे किया। हमने इवन एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और एक सर्जन को भी बुलाया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट किया। नियर सेंटर जो पीजीआई है, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया का इकलौता सेंटर है जहाँ पे एंजियोबुलेशन पॉसिबल है, हमने वहाँ पे शिफ्ट कराने की कोशिश की। एम्बुलेंस में हमारी हॉस्पिटल की 2 नर्सें ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रही थी, प्लस एम्बू के साथ हम पेशेंट को लेके गए। बट बड़ा ये अनफॉर्चुनेट था कि रास्ते में पेशेंट को एक ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा बाउट हुआ और वो शॉक में चली गई। जब तक हम पीजीआई पहुँचे वो एक्सपायर्ड हो गई। और इवन जो मेडिकल बोर्ड बैठा है उन्होंने भी कहा है कि हमने कोई नेग्लिजेंस नहीं की है। और हमने जो ब्लड का ये कह रहे हैं कि भाई ब्लड का आपने सैंपल नहीं कराया है, तो ऑलरेडी फर्स्ट विजिट पे हमने ब्लड का वो करवा लिया था। तो हमने कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं की। स्टेट कमीशन ने जो अपने कमेंट्स देखे, उन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप जो है एडमिशन के टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिसके कारण लगभग ब्लड मंगाने में 2 घंटे से भी ज़्यादा का डिले हुआ। डॉक्टर जो था वो एम्बुलेंस में नहीं था, और ये इस तरीके का लग रहा है जैसे डेड बॉडी को जस्ट डंप करने गए हो। डॉक्टर पीजीआई पहुंचा है या नहीं पहुंचा उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को डिस्कार्ड कर दिया, ये कहते हैं कि वो बहुत शॉर्ट है और उसने पूरे फैक्ट्स को नहीं लिया है। तो इन्होंने कंपनसेशन अवार्ड कर दी 20 लाख रुपीज़, 26,000 रुपीज़ हॉस्पिटल और डॉक्टर दोनों को। एग्रीड होके डॉक्टर और हॉस्पिटल नेशनल कमीशन में गए। नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि कोई भी ब्लीडिंग एक्स्ट्रा है या नहीं है, वो हमेशा स्टिचेस लगने के बाद ही हो सकता है। तो जब इन्होंने स्टिचेस लगा दिए और तब चेक किया कि भाई कहीं भी सर्विक्स से ब्लीड नहीं आ रहा, कोई वजाइना से ब्लीड नहीं आ रहा, एपिसोड में सीलने के बाद, उस टाइम लगभग 3:15 हो गए थे। उसके बाद ही इन्होंने चेक किया कि यूट्रस एटोनिक है। तो स्टेट कमीशन ने जो ये कहा कि ब्लड आपने बहुत लेट स्टार्ट किया 2 घंटे के बाद, वो गलत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इन्होंने आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड क्रॉस मैच होके इन्होंने ब्लड स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने ये माना कि 5 जो मेडिकल बोर्ड अलग अलग बैठे हैं उन्होंने भी जो डिसीजन दिया है कि कोई नेग्लिजेंस नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो
कोई भी प्रोफेशनल है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पहली डिलीवरी में प्रॉब्लम थी, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए थे। वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं लिए तो कहीं ना कहीं इन्होंने डॉक्टर को गलत माना। उसके अलावा इन्होंने यही कहा कि एक डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन और कार्डियक रेफरेंस होनी चाहिए, जो इस केस में प्रॉपरली नहीं ली गई। तो इन्होंने माना कि पोस्ट ऑप में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन प्री ऑपरेटिव में बहुत सी डेफिशिएंसीज थी। लेकिन 5 मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो हॉस्पिटल को नेग्लिजेंट नहीं कह सकते, और इन्होंने सारे का सारा कंपनसेशन डॉक्टर को अवार्ड करने के लिए डिसीजन दे दिया। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स और हॉस्पिटल दोनों ने आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन लगाई, जो एप्लीकेशन बहुत सालों तक पड़ी रही। उसके बाद जब इस एप्लीकेशन को उठाया गया तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी कंप्लेनेंट है उसने अपना केस किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। जो भी उसने प्रॉब्लम्स बोली कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं दी, इवन जो नेशनल कमीशन है वो भी कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव सब कुछ ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब कंप्लेनेंट ने ये बोला ही नहीं कि प्री ऑपरेटिव कोई प्रॉब्लम है, तो नेशनल कमीशन इस चीज़ को कंसिडर करके उसने टोटली एक नया केस बना दिया, जो लॉ के बिल्कुल गलत है। अगर कंप्लेनेंट ये बोलता कि प्री ऑपरेटिव वर्कअप भी नहीं था, तो उसको संज्ञान लिया जाना चाहिए था। ऐसे अननेसेसरी लॉ जिस चीज़ को अलाउ नहीं करता, कोई भी कोर्ट उस चीज़ को नहीं ले सकता। इसके अलावा इन्होंने देखा कि आर्टिकल 226 के हिसाब से इसमें एप्लीकेशन लगनी चाहिए थी, लेकिन एप्लीकेशन बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है, तो अब उसी में उन्होंने उस एप्लीकेशन को डील किया। तो इन्होंने माना कि कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, और जो डॉक्टर्स ने पैसे दिए थे वो इन्होंने पेशेंट पार्टी को दोबारा बोला कि वो आप पैसे दोबारा डिपॉजिट कराएं। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, तो हमेशा जो भी कंप्लेंट है हमें हमेशा उसके स्पेसिफिक रिप्लाई ही देने हैं। उसके अलावा हम इधर उधर की कोई भी बात करते हैं वो नहीं देनी चाहिए। और जब भी हम कोई भी लीगली फर्स्ट रिप्लाई देते हैं तो वो रिप्लाई सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका सारा केस फर्स्ट रिप्लाई के ऊपर बैठता है। उसके बाद हम कोई भी रिप्लाई कितना भी अच्छा दें तो वो उसकी वेटेज इतना नहीं रखता। जैसा हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सेम चीज़ कोर्ट के साथ रहती है। तो फर्स्ट रिप्लाई अगर आपका सबसे बेस्ट रिप्लाई होना चाहिए, तो जब भी आपके ऊपर कोई लिटिगेशन होती है तो हमेशा जो भी आपने कंसल्ट करना है प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करके, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके अपना फर्स्ट रिप्लाई बनाए। हमेशा केस को मेडिको लीगली नहीं लड़ना, अपने केस को लीगली भी लड़े। जैसे कि इस केस में हुआ कि डॉक्टर्स ने इस केस को लीगली भी लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत हुई। अगर मेडिको लीगली चलते तो शायद नेशनल कमीशन ने जो रिजल्ट दिया था वही फाइनल रहता। तो हमेशा हर केस को मेडिकल के साथ साथ लीगली भी जरूर फाइट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक लिमिट तक कर सकता है। ऐसे नहीं किसी भी केस को अपने हिसाब से बना दे, जो कंप्लेंट है उसी के हिसाब से उसको अपना फाइनल वर्डिक्ट देना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि लोग के वर्ड और डॉक्टर को पता हो